जी राजीव जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो आपने पूछा कि क्या हुआ है, मुझे लगता है कि अभी उसमें कामयाबी नहीं मिली है। और उसकी मूल वजह यही है कि जिस तरह से टेलीविजन पर इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो इवेंट होते हैं, अब आप देखिए पिछले दिनों अतीक अहमद सबसे बड़ा इशू था इस देश का। सारे साहब सबसे बड़ी समस्या अतीक अहमद, मतलब तो जो व्यक्ति एक जिले का गुंडा हो उसे आप इंटरनेशनल माफिया घोषित कर रहे हो, और पूरे 2 दिन शायद ये मीडिया में चला है। आज जैसे या अरविंद केजरीवाल जो चीजें कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं वो सवाल मीडिया में आने ही ना पाए। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया बहुत मजबूत हुआ है और कांग्रेस का आईटी सेल खास करके बहुत मजबूत हुआ है, और वो लगातार बीजेपी के कैंपेन को, उसके नैरेटिव को प्रश्नांकित कर रहा है और अपने नैरेटिव को खड़ा कर रहा है, लेकिन जमीन पर अभी भी वो चीजें नहीं जा पा रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश में खास करके मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हालात अभी भी बेहद कमजोर हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है गठबंधन को लेकर के भी, मुझे लगता है कि दिसंबर तक चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आप इस बीच में होना भी थोड़ा मुश्किल है, नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो मुझे लगता है कि दांव हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, जो बात मैं कहने जा रहा हूं हो सकता है कि आप लोग ना सहमत हो। अभी बात आई थी कि प्रियंका गांधी क्या बायनॉट से चुनाव लड़ सकती हैं। मुझे लगता है कि एक काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है उत्तर प्रदेश में खास करके, आज उसके पास जमीन नहीं है, लेकिन एक खालीपन है दलित राजनीति का। और मल्लिकार्जुन खड़गे को जब से कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उत्तर प्रदेश के दलितों में खास करके उनको लेकर के एक संवेदनशीलता है, एक अपनत्व का भाव उनके भीतर जागा है। ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ाया जाता है, और अगर मैं ये कहूं कि अमेठी से अगर कांग्रेस पार्टी लॉन्च करती है मल्लिकार्जुन खड़गे को, या फूलपुर से, तो बहुत बड़ा दाव हो सकता है और ये पूरा मैसेज दिया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगले प्रधानमंत्री के रूप में वो मल्लिकार्जुन खड़गे माने एक दलित को आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। तो उत्तर प्रदेश में जहां 21.5% दलित मतदाता है, और इसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो प्लस मुस्लिम, ये 3 इतना बड़ा गठजोड़ होगा। और जो बीजेपी से नाराज सवर्ण वोटर है, जब वो ये इस बात को देखेगा, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण मतदाता कांग्रेस को नहीं पसंद कर रहा है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि वो ये देखना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी लड़ते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है। बीजेपी अगर हारते हुए दिखेगी तो वो निश्चित रूप से वहां से निकलना चाहेगा, लेकिन जब तक उसे ये भरोसा नहीं होता है तब तक वो यहां से नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी अगर ये दांव चलती है और ये मैसेज देती है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, तो इसमें वो सवर्ण मतदाता जो बीजेपी से नाराज है, और ऑब्वियस है सरकारी नौकरियां जो खत्म हुई है वो सबसे ज्यादा किसके पास थी? सवर्ण लोगों के पास। दलितों और पिछड़ों का तो आपने रिजर्वेशन खत्म किया ही है, उनका जितना नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो इसका हुआ है। दूसरा, जो आप अडानी वाली बात कर रहे हैं, ये मुद्दा दरअसल भ्रष्टाचार का ही केवल नहीं है कि भ्रष्टाचार का ही हो, बल्कि भ्रष्टाचार का जो असर होता है वो होता है महंगाई के रूप में। सबसे ज्यादा महंगाई अभी तक पिछले 3 दशक में जहां पे है, ये कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, बेरोजगारी ज्यादा हुई है, क्योंकि पूंजीपतियों को पूरी तरीके से आसरा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो वो मजबूत है ही, उत्तर भारत में भी वो मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है, और वो एक नैरेटिव क्रिएट करती है जिसका फायदा उसे 2024 में सीधे तौर पर मिलेगा। जी राजू जी, 2024 में किसको क्या फायदा मिलेगा, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, किस रूप में आप के कई हम लोग परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं। पहला तो ये कि ये वो दौर है कि जिसमें राजनेताओं से सवाल होना बंद हो गया है, केवल विपक्ष के लोगों से सवाल हो रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि सत्ता से पत्रकार डरे हुए, उनकी उतनी हिम्मत नहीं है इस तरह के सवाल करने की। लेकिन प्रशांत टंडन जी ने जिस तरह से सवाल किए और जो उन्होंने देश को जताने की कोशिश की, वो मुझे लगता है कि सीधे सीधे चीजें आ गई हैं, और अब इसमें कुछ भी
इफबट नहीं रह गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि किस तरह से आरएसएस के नेता राम माधव उस डील में इंटरेस्टेड थे जो बात कह रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो सरकार चल रही है जो अपने को कहती है कि नहीं साहब हमारे यहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यहां किस तरह से चीजें हो रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सरकार ही नहीं, जो आरएसएस का पूरा तंत्र है वो इन्वॉल्व है, जो अपने आप को बड़ा शुद्धतावादी, नैतिकतावादी और बड़ा आचरण को नैतिक रखने वाले, शुद्ध रखने वाले लोग जो अपने आप को दिखाते हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं कि आरएसएस अब कोई सेवा का संगठन नहीं है, वो विशुद्ध रूप से मेवा पाने वाला संगठन हो गया है। ये कम से कम प्रशांत टंडन जी ने इस बात को सामने रख दिया है देश के। दूसरा जो आपका सवाल था सोनिया जी को लेकर के, मुझे लगता है कि सोनिया जी ने उस बात को समझ लिया कि इस समय विपक्ष का जो गठजोड़ होना चाहिए, जो विपक्ष की एकता होनी चाहिए, उसकी जरूरत है। शरद पवार जी ने जिस तरह से रिएक्ट किया था जेपीसी के इशू पर, वो इसके अलावा और भी जो विपक्ष के दल हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नरम दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में सोनिया गांधी का आना बेहद जरूरी था और सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में अभी भी सर्व स्वीकार्य नेता है, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं। और मुझे लगता है कि जहां राहुल जी की भी बात को लोग अनसुनी करते हैं या राहुल जी से अपने आप को बहुत कंपटीशन में देखते हैं, वो सोनिया जी के उस बड़प्पन को, उनकी वरिष्ठता को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में सोनिया जी ने जो हिंदू में लिखा है वो एक तरफ तो विपक्ष की एकता के लिए भी जरूरी है और यही वजह है कि शरद पवार जी ने यू टर्न लिया है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय कर रही है, राहुल गांधी जी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी कर रही है और नीतीश कुमार से लेकर के जो भी विपक्ष के नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो अरविंद केजरीवाल का मामला है, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह होने लगा है कि क्या वजह है कि जो फर्जी डिग्री वाला सवाल है वो उसी समय आता है जब अडानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। आज भी जो सचिन पायलट का अनशन था वो उस दिन उन्होंने सिलेक्ट किया जब राहुल गांधी आज वायनाड में थे। वो बात अलग है जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको कैसे देखेगी, क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार को वो सामने रख रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने जिस दिन को चुना है वो क्या अपने सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के उस पूरे जो मीडिया में जो खबरें आनी चाहिए थी उसको क्या वो आज ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये भी एक संदेह पैदा होता है और इसीलिए सोनिया गांधी का आना सामने मुझे लगता है कि वो विपक्षी एकता के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो संविधान को लगातार खारिज करने की कोशिश कर रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उन सवालों को सोनिया जी सामने रख करके विपक्ष की एकता और ये जो सवाल है उनको मजबूत कर रही है। वो